नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप जुड़ चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित के साथ। इंडियन पेनल कोड की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम बात करेंगे थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के सेक्शंस क्या क्या हैं, क्या डेफिनेशन दी गई है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की इंडियन पेनल कोड में, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, पनिशमेंट क्या क्या है और कुछ एक एग्जाम्पल और केस लॉ से समझेंगे कि बेसिकली ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात चोरी की यानी थेफ्ट की। सेक्शन 378 इंडियन पेनल कोड का थेफ्ट को डिफाइन करता है। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी से कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव की जा सकती है किसी व्यक्ति के पोजीशन से ले लेता है बिना उस व्यक्ति के कंसेंट के, तो ये बोला जाएगा कि चोरी हो गई है। यानी एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या क्या हुए। सबसे पहले तो बेईमान इंटेंशन होनी चाहिए कि आपकी बेईमानी से कोई प्रॉपर्टी छीनना चाहता है। दूसरा, वो प्रॉपर्टी जो छीनी जा रही है या छीनी गई है वो मूवेबल होनी चाहिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जिसको मूव किया जा सकता है वो होनी चाहिए। तीसरा, जिस व्यक्ति के साथ वो चोरी हुई है उस व्यक्ति के पोजीशन में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चौथा, उस व्यक्ति के कंसेंट के बिना वो प्रॉपर्टी ली जानी चाहिए। और चौथा, चोरी करने के लिए उस प्रॉपर्टी का एक जगह से दूसरी जगह मूव होना जरूरी है। यदि वो प्रॉपर्टी एक ही जगह है तो कोई चोरी नहीं हुई। कुछ एक एक्सप्लेनेशंस हैं जो सेक्शन 378 में डेफिनेशन के साथ दी गई हैं। पहली डेफिनेशन ये कहती है कि यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो जमीन से जुड़ी हुई है यानी अर्थ के साथ अटैच है तो उसे चोरी करने वाले सब्जेक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टीज में काउंट नहीं किया जा सकता। हालांकि जब उस चीज को अर्थ से अलग कर दिया जाता है तो उस प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक हैंडपंप है, एक नलका है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। जब तक वो नलका हैंडपंप जमीन से जुड़ा हुआ है तब तक उस प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही उसे जमीन से उखाड़ लिया जाता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की श्रेणी में आ जाता है और उसकी चोरी हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन 1 डिफाइन करता है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि चोरी करने के लिए उस प्रॉपर्टी का मूव होना जरूरी है और चोरी के एक्ट के साथ वो मूवमेंट होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि यदि जो प्रॉपर्टी चोरी की जा रही है उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल लगा हुआ है और चोरी करने की इंटेंशन के साथ उस ऑब्स्टेकल को हटा दिया जाता है तो उसे भी ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी मूव हुई। अब इसे ऐसे समझिए कि एक बैल है, वो एक लोहे के दरवाजे के पीछे बंद है और किसी व्यक्ति ने जानबूझकर बेईमानी से उस बैल को मूव करवाने के लिए उस कुंडी को खोल दिया, जिसकी वजह से बैल बाहर आ गया और बैल में मूवमेंट शुरू हो गई। तो ये माना जाएगा कि क्योंकि ऑब्स्टेकल को हटा दिया गया इस वजह से मूवमेंट शुरू हुई तो वो चोरी की श्रेणी में आएगा। ये एक्सप्लेनेशन 3 कहता है। एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है कि यदि कोई ऐसी चीज है जो एनिमल से जुड़ी हुई है और उस एनिमल को मूव किया जाता है जिसकी वजह से वो चीज भी मूव हो जाती है, जैसे घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, और आप बैलगाड़ी में रखा हुआ कोई सामान मूव करना चाहते हैं और आपने बैल को हंटर मारा जिसकी वजह से वो सामान भी मूव होने लग गया, तो ये माना जाएगा कि आपने वो चोरी की। एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है। एक्सप्लेनेशन 5 ये कहता है कि जिस कंसेंट की बात चोरी की डेफिनेशन में की गई है वो कंसेंट या तो एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है। तो ये 5 एक्सप्लेनेशन हैं जो कि दी गई है थेफ्ट की डेफिनेशन के साथ। आइए अब बात करते हैं कि थेफ्ट की आखिर पनिशमेंट क्या है। सेक्शन 379 इंडियन पेनल कोड का थेफ्ट की पनिशमेंट को डिफाइन करता है। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गिल्टी माना जाता है थेफ्ट के लिए तो उसे 3 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के लिए थेफ्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप थेफ्ट की बात करें तो इंडियन पेनल कोड इसके आगे भी थेफ्ट को डिफाइन करता है। आइए डिटेल्स में कुछ और सेक्शंस के बारे में जानते हैं। आइए अब बात करते हैं सेक्शन 380 इंडियन पेनल कोड की। ये भी थेफ्ट की ही बात करता है, लेकिन ये उस थेफ्ट की बात करता है जिसके अंदर कुछ लोग रह रहे हों, यानी वो रेजिडेंशियल घर से चोरी की गई
सामान के बारे में बताता है। ये कहता है कि यदि कोई ऐसे घर से जिसके अंदर लोग रह रहे हों वहां से कोई चोरी करता है तो उसे 7 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। सेक्शन 381 इंडियन पेनल कोड का ये भी थेफ्ट की ही बात करता है, लेकिन ये उस थेफ्ट की बात करता है जो एक नौकर के द्वारा अपने मालिक की प्रॉपर्टी का किया जाता है। यानी कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के साथ, यानी कोई सर्वेंट अपने मालिक के पोजीशन की किसी प्रॉपर्टी को अगर चोरी करता है, ये उसे डिफाइन करता है और ये कहता है कि उस केस में 7 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। सेक्शन 382 इंडियन पेनल कोड का ये भी थेफ्ट की ही बात करता है। ये डिफाइन करता है कि यदि चोरी करने के लिए आप ऐसी कोई प्रिपरेशन करते हैं जिसके लिए किसी व्यक्ति को हर्ट किया जा सकता है या उसे रोकने के लिए आप उसे रिस्ट्रेन करते हैं, तो इसके लिए 10 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो ये कहता है कि ए एक व्यक्ति है जो जेड की किसी प्रॉपर्टी को थेफ्ट करना चाहता है और उस चोरी करने के लिए, उस थेफ्ट को करने के लिए वो एक लोडेड पिस्टल अपने पास रख लेता है अपने कपड़ों के अंदर। और वो किस लिए रखता है कि अगर जेड ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस लोडेड पिस्टल की मदद से वो जेड को रोक सकता है या जेड को हर्ट कर सकता है। तो इसके लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान सेक्शन 382 में दिया गया है। अब ये हुई चोरी की बात। आइए अब बात करते हैं एक्सटॉर्शन की, यानी जबरन वसूली किसे कहा गया है इंडियन पेनल कोड में। सेक्शन 383 इंडियन पेनल कोड का एक्सटॉर्शन की बात करता है। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को किसी डर में डालता है ताकि बेईमानी से वो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को हथिया सके या उस व्यक्ति को डरा कर उसकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सके, उसे एक्सटॉर्शन कहा जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि एक्सटॉर्शंस के एक्चुअली में एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, इंटेंशनल फियर क्रिएट किया जाना चाहिए इंजरी के लिए, यानी जानबूझकर ऐसा डर पैदा किया जाना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाई जा सकती है। और ये डर क्यों पैदा किया जाना चाहिए? ताकि बेईमानी से डिलीवरी ली जा सके प्रॉपर्टी की। और जो डर और इंजरी का जो डर पैदा होना चाहिए वो रियल नेचर में होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इसके अंदर एक चीज नोट करने की है कि एक्सटॉर्शन जो होता है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज का किया जा सकता है। चोरी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है, किंतु एक्सटॉर्शन जो है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज का किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं एक्सटॉर्शंस की पनिशमेंट की। सेक्शन 384 इंडियन पेनल कोड का एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट की बात करता है। ये कहता है कि एक्सटॉर्शन के लिए यदि किसी को गिल्टी माना जाता है तो उसे 3 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 383 और 384 पर एक्सटॉर्शन एक्चुअली में खत्म नहीं होता। एक्सटॉर्शन को आगे भी इंडियन पेनल कोड में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 385 भी एक्सटॉर्शन की ही बात करता है। ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस डर में डाला जाता है कि उसे इंजरी पहुंचाई जाएगी और फिर उसके बाद एक्सटॉर्शन किया जाता है तो इसके लिए 2 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। सेक्शन 386 भी इंडियन पेनल कोड का एक्सटॉर्शन की ही बात करता है। ये कहता है कि एक्सटॉर्शन यदि किया जाता है एक व्यक्ति को इस डर के साथ कि उसे या तो ऐसी कोई चोट पहुंचाई जा सकती है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो या फिर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो उसके लिए 10 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। सेक्शन 387 भी इंडियन पेनल कोड का एक्सटॉर्शन की ही डिफाइन करता है। ये कहता है कि यदि डेथ और ग्रीवियस हर्ट के फियर में डालकर किसी व्यक्ति से एक्सटॉर्शन कमिट किया जाता है तो उसके लिए 7 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। अब 386 और 387 में डिफरेंस क्या है कि 386 में एक्चुअली में एक्सटॉर्शन किया गया है, इसके लिए 10 साल तक की सजा है, और 387 में
एक्चुअली में सिर्फ कोशिश की गई है एक्सटॉर्शन की किसी व्यक्ति को डेथ और ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ कोशिश की गई है और 386 में एक्चुअली में एक्सटॉर्शन किया गया है। सेक्शन 388 भी इंडियन पेनल कोड का एक्सटॉर्शन की ही बात करता है। ये कहता है कि यदि एक्सटॉर्शन किया जाता है किसी को ऐसी एक्यूज के साथ, ऐसा ब्लेम लगाने के साथ कि उस ब्लेम में डेथ और आजीवन कारावास की सजा हो, तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। अब इसको आप ऐसे समझिए सेक्शन 388 को कि एक महिला है, वो दूसरे व्यक्ति पर जबरदस्ती वसूली करने के लिए ये इल्जाम लगाती है कि अगर तुमने इतने पैसे मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करे तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस कर दूंगी, झूठा। रेप के केस में सजा क्या दी जा सकती है? डेथ भी दी जा सकती है या आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है। और ऐसा वो कब कर रही है? वो एक्सटॉर्शन के लिए कर रही है। तो उस पर्टिकुलर केस में उस महिला को आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। 389 भी यही कहता है, लेकिन 388 में सिर्फ एक्सटॉर्शन एक्चुअली में किया गया है और 389 में एक्सटॉर्शन की कोशिश की गई है। तो इसके लिए 10 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। आइए कुछ एक डिफरेंस समझ लेते हैं थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को लेकर। तो सबसे पहला डिफरेंस जानिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी जो मूव की जाती है, प्रॉपर्टी जो ली जाती है, वो ऑनर के कंसेंट के बिना ली जाती है। यानी किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है, आपने बिना उसको बताए, बिना उसको राजी किए या बिना उसकी मंजूरी लिए वो प्रॉपर्टी ले ली। एक मोबाइल था, आपने उस मोबाइल को बिना उसकी मंजूरी के उठा लिया तो वो चोरी हुई। लेकिन एक्सटॉर्शन के केस में कोई दबाव बनाया जाता है और कंसेंट जबरदस्ती लिया जाता है ऑनर का, और तब वो प्रॉपर्टी मूव की जाती है। यानी वही मोबाइल यदि आप किसी व्यक्ति को डरा कर, धमका कर, चाकू की नोक पर या कुछ ऐसा काम करके जिससे वो व्यक्ति मजबूर हो जाए वो अपना मोबाइल फोन आपको देने के लिए, तो उसे एक्सटॉर्शन कहा जाएगा। थेफ्ट के केस में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज का चोरी की जा सकती है, किंतु एक्सटॉर्शन के केस में मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज काउंट होती हैं। थेफ्ट के केस में देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फोर्स, कोई जबरदस्ती तो हुई ही नहीं ना, क्योंकि आपके कंसेंट के बिना, आपकी जानकारी के बिना वो प्रॉपर्टी चोरी की गई। लेकिन एक्सटॉर्शन के केस में एक्चुअली में क्रिमिनल फोर्स का यूज किया जाता है, आपको डर और दबाव में डालकर आपकी प्रॉपर्टी को छीना जाता है। थेफ्ट के केस में कोई डिलीवरी नहीं होती प्रॉपर्टी की, यानी आप कोई किसी को डिलीवरी नहीं करते हैं, आपके कंसेंट के बिना आपकी प्रॉपर्टी ले ली जाती है। किंतु एक्सटॉर्शन के केस में आपकी प्रॉपर्टी की डिलीवरी होती है, यानी आप पर जोर जबरदस्ती करके आपकी प्रॉपर्टी को छीना जाता है। तो ये कुछ एक डिफरेंस है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के। आइए रिकैप कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने थेफ्ट की डेफिनेशन को, फिर पढ़ा थेफ्ट की पनिशमेंट को, फिर पढ़ा कि यदि किसी रेजिडेंशियल घर में चोरी की जाती है तो उसे कहाँ डिफाइन किया गया है। फिर हमने पढ़ा जब कोई नौकर अपने मालिक की प्रॉपर्टी को चोरी करता है तो उसे डिफाइन कहाँ किया गया है। और फिर हमने पढ़ा यदि कोई ऐसा थेफ्ट किया जाता है जिसके लिए ऐसी प्रिपरेशन की जाती है जिसके लिए आप किसी व्यक्ति को डेथ या फिर कोई हर्ट कॉज कर सकते हैं, तो उसे कहाँ डिफाइन किया गया है। फिर हमने पढ़ा एक्सटॉर्शन के बारे में, एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन के बारे में। फिर हमने जाना कि यदि किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंचाने के साथ एक्सटॉर्शन किया जाता है तो उसे 385 में डिफाइन किया गया है। 386 में डिफाइन किया गया है जब आप किसी व्यक्ति को जान से मारने की और बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से चोट पहुंचाने की धमकी देके एक्सटॉर्शन करते हैं। सेक्शन 387 में डिफाइन किया गया है यदि आप किसी व्यक्ति को सिर्फ एक्सटॉर्शन की धमकी देते हैं, एक्चुअली में एक्सटॉर्शन कमिट नहीं कर पाते हैं, तो उसे वहां डिफाइन किया गया है। 388 में डिफाइन किया गया है कि यदि कोई ऐसा एक्सटॉर्शन किया जाता है जिस एक्सटॉर्शन के लिए, यानी जो एक्यूज लगाया गया है उसके लिए सजा या तो डेथ पेनल्टी है या फिर आजीवन कारावास है। और 389 में हमने जाना कि यदि ऐसा कोई एक्यूजेशन लगाया जाता है और एक्सटॉर्शन की कोशिश की जाती है तो उसे सेक्शन 389 में पनिश किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को लेके। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा।
आप मुझे अपने कमेंट्स और सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी कोई नॉलेज बढ़ी है, आपको कोई गेन हुआ है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और यदि आप लॉ में कोई भी इंटरेस्ट रखते हैं और जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से जुड़े हुए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। इसी उम्मीद के साथ कि आप लीगल क्लिनिक बाय ललित से इसी तरह जुड़े रहेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।